अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फतूर इश्क की नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नाइना काज़मी और इसकी बड़ी बहन ज़ारा काज़मी इस वक्त दुरानी मेंशन पर हानिया और रानिया के सामने बैठी थी। वो दोनों बहनें बहुत खूबसूरत और मॉडर्न थी। नाइना एक मशहूर एक्ट्रेस थी, जबकि ज़ारा अनूरल दुरानी की सबसे बड़ी कंपटीटर थी। दुरानी फैमिली के फैशन और ब्यूटी बिजनेस अनूरल दुरानी हैंडल करती थी, जो मुल्क में नंबर 1 पोजीशन पर थे, और ज़ारा की कंपनी दूसरे नंबर पर थी। हानिया दुरानी ने अपने दोनों शहजादों के लिए इन्हीं दोनों को बहू बनाने का सोचा था। जैसे वो और रानिया दोनों बहनें दुरानी खानदान के बहुएं बनी थी, वैसे ही वो ज़ारा और नायना को चाहती थी, ताकि उनका स्टेटस और बिजनेस मजीद बढ़े। आरिश तो पहले ही नायना को पसंद कर चुका था, जिस पर हानिया को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जब अर्जुल दुरानी ने अपने लिए महानूर को चुना, तो हानिया का बस नहीं चला कि उस लड़की को जान से मार डाले। हानिया की अर्जुल दुरानी से मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं थी। वो अपने बेटे की दीवानी थी। पूरे दुरानी खानदान का वो पहला बच्चा था, इसलिए बचपन से सबका लाडला भी था। पैदाइशी इतना खूबसूरत था कि हमेशा से लोगों की नज़रों में रहता, और हानिया उसके लिए इतनी पॉजेसिव थी कि वो किसी को भी इसे ना देती थी। जब वो पढ़ाई के लिए लंदन गया तो हानिया भी उसके साथ ही चली गई, क्योंकि वो उसे देखे बगैर नहीं रह सकती थी। वो अपने प्रिंस को इस औरत की बेटी को कैसे दे सकती थी, औरत भी वो जिसने इसका अजीज भाई का दिल तोड़ा था। इसलिए हानिया ने एक बड़ी चाल चली और अपने बेटे को उस लड़की से अलग कर दिया। उनका मकसद ज़ारा से अर्जुल दुरानी और नायना से आरेश की शादी करवाना था। आंटी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आरेश से मिलने जाऊं? 2 दिन से इससे बात नहीं हुई। नायना ने थोड़ी सी झिझकते हुए कहा। अरे जाओ बेटा, ये भी तुम्हारा ही घर है। जब चाहे जा सकती हो, जब चाहे आ सकती हो। हानिया काफ़ी ककप लबों से लगाते बोली थी। नायना ज़ारा से एक्सक्यूज करते आरेश के कमरे की जानिब बढ़ी। हानिया और रानिया दोनों टांग पर टांग जमाए कॉफी पी रही थी। जारा को कुछ ना लेते देखकर उन्होंने ऑफर किया, मगर जारा ने सर नफी में हिला दिया। आंटी, कल आपकी एनिवर्सरी है, तो क्या प्लान्स है? जारा ने चहकते हुए पूछा था। कुछ नहीं बेटा, मैं तो घर में छोटा सा फंक्शन रखना चाहती थी, लेकिन ये बच्चे हैं ना, इन्हें कुछ बड़ा करना है। भला उनकी खुशी को मैं और शाजिम कैसे मना कर सकते हैं? हानिया मुस्कुराई थी। मैंने कल आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है आंटी। जारा ने अपने शोल्डर लेंथ बाल एक अदा से झटकते कहा। मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। हानिया ने उसे मायने खेज निगाहों से देखा तो जारा सुर्ख पड़ गई। उसे पता था कि वो सरप्राइज जरूर अर्जुल दौरानी के बारे में होगा। आंटी, क्या वो लड़की को भूल चुका है? मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि अर्जुल दौरानी जैसा हैंडसम और डैशिंग बंदा उस सिंपल डॉक्टर के पीछे। ज़ारा ने मुंह के अजीब एक्सप्रेशंस बनाए थे। बेटा, किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। मोहब्बत तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। वो स्टेटस या माजी पूछ कर नहीं आती। ये रानिया थी जिसकी सोच हानिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो कह तो ज़ारा को रही थी, लेकिन जता हानिया को रही थी। रानिया को महानूर बहुत पसंद थी। जब शाजिम उसे पहली बार घर लाया था तो उसका रवैया, बात करने का तरीका और पहनावा सब उसकी अच्छी तरबियत की गवाही देते थे। महानूर अक्सर फ़ख्र से कहती थी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो शायद ऐसी तरबियत ना देते जैसी कि उसके भाई ने दी थी। रानिया को हानिया के अर्जुल दौरानी के लिए दीवानगी का पता चला था कि उनकी बहू उनकी पसंद की ही होगी, वरना वो दुनिया इधर के उधर कर देंगी। ऐसा नहीं था कि हानिया दिल की बुरी थी। वो दयान और दुलारा को भी अपने बच्चों से बढ़कर चाहती थी। वो बस ताई अम्मा कह दे और हानिया जान छिड़कने को तैयार हो जाती थी। वो बस ताई अम्मा कह दे और हानिया जान छिड़कने को तैयार हो जाती थी। लेकिन हानिया को जिन लोगों से एक बार नफरत हो जाए, फिर वो चाहे दुनिया का सबसे अच्छा शख्स हो, उसकी खैर नहीं थी। हानिया बस अल्लाह से हानिया के बदलने की दुआ ही कर सकती थी। कुछ लोग बस शक्ल से मासूम होते हैं रानिया आंटी। आप तो इतनी स्वीट हैं कि सबके साथ आपको लोगों की पहचान कर आपको लोगों की पहचान करना नहीं आती, जिस तरह से हानिया आंटी को आती है। जारा ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ रानिया को तंज किया। रानिया ने महज मुस्कुराकर हानिया से एक्सक्यूज किया और वहां से चली गई। नाइना जैसे ही आरेश के कमरे में गई तो पूरा कमरा उस सहर अंगेज इंसान की खुशबू से महक रहा था। वो एक गहरी सांस लेने लगी, जैसे उसकी खुशबू खुद के अंदर समा रही हो। नायना ने कमरे के कर्टन्स हटाए तो सूरज की सुनहरी किरणें आरेश के खूबसूरत चेहरे पर पड़ने लगी। वो बेड पर आधा तिरछा लेटा था। सिल्की ब्राउन बाल माथे पर बिखरे थे और हल्की बियर्ड उस रोशनी में चमक रही थी। आरेश का गोरा रंग आरेश का गोरा रंग इस वक्त कुंदन की तरह सुनहरा लग रहा था। नायना बस उसको देखती ही रह गई। वो कितना हसीन मर्द था।
धूप मुसलसल चेहरे पर पड़ने से आरेश ने कसमसाते अपनी हेजल ब्लू आंखें खोली। सामने नायना को बुत बने खड़ा देखकर वो फौरन से उठ बैठा। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो नायना? वो अपनी बेड से हिलाता बालों में हाथ फेरता बोला। उस वक्त ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बेहद पुरकशिश लग रहा था। उससे पहले कि नायना उसके साथ बेड पर बैठती वो फौरन से उठा और सीधा सोफे पर जा बैठा। नायना थोड़ी सी चौंकी, फिर खुद को संभाल कर उसके पास जा बैठी। क्या हुआ आरेश? 2 दिन से मिले नहीं तुम, शूटिंग पर भी नहीं आए? नायना ने परेशानी से पूछा। आरेश की सोचे फिर से उसकी आवाज़ की जानिब चली गई जो उसे 2 दिन से बेचैन किए हुए थी। वो नायना को क्या बताता कि एक अनजान लड़की की आवाज़ उसके पीछे जिन की तरह पड़ गई है और दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही। कुछ नहीं यार, डैड और मॉम की एनिवर्सरी है तो मैं और अर्जल भाई, नूरा, दिल और दयान सब प्लानिंग में बिजी हैं। आज हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। आरिश ने बातों का रुख बदल दिया। वाओ, क्या स्पेशल करने वाले हो तुम सब? नायना इसके मजीद करीब हुई मगर आरिश ने फिर से फासला बनाया। इस साल कुछ बड़ा करेंगे। घर के हालात की वजह से अर्जल दौरानी भाई का मूड ऑफ था मगर हम सब ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया है। आज पूरा दिन हम कल के फंक्शन की तैयारी करेंगे, आरिश ने उसकी जानिब देखते कहा था। नायना मजीद इसके करीब हुई और उसके गाल पर किस करना चाही तो वो खड़ा हो गया। नायना बुरी तरह से शर्मिंदा हुई। देखो नायना, मुझसे शादी से पहले ये सब मुझे शादी से पहले ये सब मुनासिब नहीं लगता। मैंने तुमसे शादी का कहा था मगर तुमने कहा कि तुम अभी रेडी नहीं हो और मैं शादी से पहले ये सब करने को तैयार नहीं हूँ। वो ये कहकर वॉशरूम में बंद हो गया और नायना गुस्से से दरवाजे को घूरने लगी। उसे आरेश का मिजाज का पता था। वो कब से एक दूसरे को पसंद करते थे मगर मिजाल है इस इंसान ने कभी खुद से इसे किस किया हो या करने दिया हो। किस तो दूर की बात है, आरेश ने कभी इसे ढंग से हक भी नहीं करने दिया था। आरेश लड़कियों से ज़्यादा फ्री नहीं होता था। एक्टिंग उसका पेशा था, इसीलिए वो शोबिज में आया। मगर फैंस हो या हीरोइंस, वो हमेशा से एक मखसूस फासला रखता। वो ज़्यादा रोमांटिक सीन्स करने से भी गुरेज करता था। तुम देखते रहो आरेश दुरानी, कल ऐसे तैयार होकर आऊंगी कि तुम खुद मेरे पीछे घूमोगे और अपने आप पर इख्तियार खो दोगे। फिर मैं तुम्हें अपने लिए तड़पाऊंगी। वो हूँ करती हुई रूम से निकल गई। अदनान सिकंदर ने जब अपने फ़ोन में लथपथ हाथ से नज़र हटाकर उस सिमत देखा जहाँ से खंजर आया था तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक देवनुमा शख्स खड़ा था जिसने हुडी और मास्क पहना था। अदनान को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये कौन है जो अपनी सुर्ख निगाहें इस पर गाड़े खड़ा था। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल ही जलती हुई आग की तरह लग रहा था। कौन हो तुम? और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई अदनान सिकंदर का हाथ काटने की? वो गुस्से से दहाड़ा था मगर वो शख्स बिना कुछ कहे पास पड़ा वही बेल्ट उठाकर अदनान को जोरों से मारने लगा और नीचे गिरा दिया। फिर इसी बेल्ट को अदनान के गले में लपेट कर इतनी जोर से खींचा कि उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। अदनान अपने हाथ पांव जमीन पर रगड़ता अपने एक हाथ से गले से बेल्ट निकालने की कोशिश करने लगा। देखो, देखो कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो प्लीज। अदनान मुश्किल बोल पा रहा था मगर पीछे से हनूज खामोशी थी। अचानक उस शख्स ने अदनान के गले से बेल्ट हटाया। अदनान खांसता हुआ नीचे ढेर हो गया। अब की बार उस शख्स ने अदनान को बालों से घसीटा और एक कुर्सी पर बिठाकर इसके पेट पर एक बम सेट कर दिया और इसी बेल्ट से अदनान को कुर्सी से बांध दिया। फिर अपने बैग से कुछ निकाल कर एक जानिब रखा। वो अभी जाने ही वाला था कि बेड पर पड़ी महानूर पर नजर पड़ी। उसने अपनी बड़ी खंजर निकाली और अदनान का दूसरा हाथ भी काट दिया। काजिफ के बंगले में अदनान की जानलेवा चीखें निकल रही थी। वो जो कुछ देर पहले एक मासूम लड़की की चीखें निकलवाने का सोच रहा था अब खुद अजियत से चिल्ला रहा था मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया। वो पुरस्रार शख्स बेहोश पड़ी महानूर को अपनी बाहों में उठाकर वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद इसने महानूर को एहतियात से गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। कुछ दूर जाने के बाद इसने अपने कान में लगी एयरपीस पर गंभीर आवाज में कहा, उड़ा दो। उस शख्स के हुक्म पर अगले ही पल पूरा काजिफ बंगला एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया और बिल्कुल ही महानूर के कहे के मुताबिक अदनान सिकंदर की बोटियां न कुत्तों को नसीब हुई और ना ही जमीन में इसे दफनाने को कोई जगह बची थी। मुझे माफ कर दो ना मेरी नीसू, मेरी नीना, मेरी टिंकर बेल, मेरी जान। नीसा आगे आगे चल रही थी और दयान उसके पीछे पीछे। अचानक से वो मुड़ी और दयान के बाल पकड़कर जोर से खींचने लगी। हाँ, कैसे माफ कर दो? पहले मुझे अपने दोस्तों के सामने नानी बोला और फिर क्लास में पढ़ाई की बजाय उस सीमा, सोनिया, आयशा और ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ खी करने में शर्म नहीं आई। फिर लंच में उस दुआ के साथ कहाँ गए थे तुम? बदतमीज, घटिया, शैतान भी पना मांगे तुझसे। बिल्कुल इस ऑर्डर हेनरी जैसी हरकतें हैं तुम्हारी, कभी नहीं सुधरोगे तुम।
वो गुस्से से कहती उसके बाल छोड़कर अपना बैग लेकर जाने लगी, लेकिन दयान ने जल्दी से इसे पीछे से हक कर लिया। निशा बिल्कुल ही साकित हो गई। दयान मुस्कुराता उसके सामने आया। उस छोटी चिड़िया को काबू करने के लिए उसे ऐसी ही हरकतें करनी पड़ती थी, वरना अगर निशा बात करना छोड़ देती तो दयान की जान निकल जाती। वो घुटनों के बल बैठकर दोनों कान पकड़ चुका था। आई एम सॉरी। तुम्हारा ये हॉरिड हेनरी अपनी इस क्यूट से टिंकर बेल से पूरे दिल से माफी मांगता है। वो इसके गाल खींचता हुआ खड़ा हो गया। ठीक है, आइंदा क्लास में किसी चुड़ैल के सामने या बाहर दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाया भी तो इस टिंकर बेल को भूल जाना, निशा ने इसे वार्न किया। अस्तगफिरुल्लाह। दयान खुद को भूल जाएगा लेकिन अपनी टिंकर बेल को नहीं। उसने निशा के कंधे पर बाजू रखा और दोनों मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए। वैसे टिंकर बेल, लंच में मैं दुआ के साथ नहीं बल्कि नेहा के साथ गया था, वह कहका लगाता वह भागने लगा। हेनरी तेरी तो, निशा भी सौ सलावतें सुनाती उसके पीछे भागी थी। दोनों हंसते लड़ते लॉन्च में आए तो सामने दुलारा को सारा मलिक के साथ हंसकर बातें करते देखा। ओए पागली, तुम इधर क्या कर रही हो? दयान सोफे पर ढेर होता बोला था और निशा इसके लिए पानी लेने किचन में चली गई। ये मेरी फुप्पो का घर है और मुझे तेरी परमिशन की कतई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने के लिए। क्यों पुप्पो? दुलारा ने सारा मलक को देखा तो उन्होंने इसे प्यार से गले लगाया। दुलारा के दोनों डिंपल्स नुमाए हुए तो दयान गुस्से से दोनों के बीच घुसकर बैठ गया। तो हटो, पुप्पो मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। नहीं मुझसे, दुलारा दुबदुबाई थी। बस बस, तुम दोनों ही मेरे लिए अजीज हो। सारा मलक मुस्कुरा उठी थी। दयान तो साइड हट गया। दयान तो साइड हट, हम एनिवर्सरी के लिए शॉपिंग डिस्कस कर रहे हैं। कल हम पुप्पो भतीजी ट्विनिंग करने वाले हैं। निशा तो मेरे जैसी मॉडर्न नहीं निकली, भतीजी ही सही। ओहो समझ गया, आप दोनों हमेशा एक ही टीम में होती हैं, लेकिन आप ये मत समझना पुप्पो कि मैं आपको धोखे में के गम में रोता रहूंगा। मेरे लिए मेरी टिंकर बेल है। निशा पानी लेकर आई तो दयान ने इसका हाथ खींचकर इसे अपने साथ सोफे पर बिठाया और उसके गिर्द हसार बांध लिया। निशा अचानक से अफ्ताब पर बौखला गई, मगर दयान अपने डिंपल की नुमाइश करता पुप्पो और दुलारा को जला गया था। तभी वहाज मलक अंदर दाखिल हुआ। दयान और दुलारा उठकर उनसे लिपट गए। कुछ देर बातों का सिलसिला चला तो दुलारा बोल उठी, फूफा जान, आपकी वो सड़ू बेटा आएगा ना कल फंक्शन में? वो तो हमसे यूनिवर्सिटी में भी बात नहीं करता, हम कोशिश करें तो वहां से उठकर चला जाता है, पता नहीं क्या समझता है खुद को। ऊपर ग्रिल से टेक लगाए निहान ये सब देख रहा था। उसने एक तंजिया मुस्कुराहट दी और सर झटक कर वापस अपने कमरे में बंद हो गया। अरे बेटा, उसके आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता। वो बुजदिल डरपोक लोगों से मिलने से कतराता है, छोड़ो उसे। वह आज गुस्से से बोला। उन्हें अपने नाकाम बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था जो उनसे दूर होता जा रहा था। वो गुस्से में वहां से वॉकआउट कर गए। दयान और दलारा ने फिर से माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश शुरू कर दी। यहाँ से फतूर इश्क की किस्त नंबर 8 शुरू होती है। हेजन जब घर आई तो बहारें उसी के इंतजार में इधर उधर टहल रही थी। हेजन ने उसे देखते ही अपनी आंखों की नमी को साफ किया और जबरदस्ती मुस्कुराते उसके गले लग गई। बहारें उसके मुरझाए चेहरे को नोट कर चुकी थी। क्या हुआ जैनी, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है? कुछ हुआ है? बहारें ने फिक्रमंदी से पूछा। हेजन थोड़ा सा बौखलाई मगर फिर फौरन से खुद को संभाल कर बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं बहारें, वो बस मेरा अकड़ू अंटार्कटिका है ना, आज उसके पर्सनल असिस्टेंट क्या बनी। नवाब साहिब ने सारे बदले आज ही निकालने शुरू कर दिए। सुबह से अब तक रोबोट की तरह उसके आगे पीछे घूम रही हूँ। अब शाजिम सर की एनिवर्सरी में भी जाना है, इसीलिए थोड़ा थकन है, वो बहारे से नजर चुराती बोली थी। जैनी, यही बात है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? बहारे ने इसे गौर से देखा और संजीदगी से पूछने लगी। हाँ हाँ यही बात है, भला मैं अपनी बहारे से कुछ क्यों छुपाऊंगी? मुझे माफ कर देना बहारे, वो दिल में बोली। ठीक है, मुझे तैयार होना है, लेट नहीं जाना, वरना उस नखरीले नवाब के नखरे बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। वो जल्दी जल्दी अपने रूम की जानिब बढ़ने लगी। तभी बहारे की बातों पर इसके कदम रुके थे। कल जो कुछ भी मैंने तुमसे शेयर किया है जैनी, प्लीज वो सब भूल जाओ। मेरी खुशियों की खातिर कोई गलत कदम मत उठाना, बहारे उसकी पुश्त को देखकर बोली थी। हेजन ने अपनी आंखें बंद की और जब्त करते हुए पीछे को मुड़ी। फिक्र मत करो बहारे, मेरी माँ कहती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोगों के लिए लकी साबित होती हूँ और उनकी जिंदगियों में खुशियों का बायस बनती हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी जिंदगी में भेजा है तो मेरे जरिए जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बहारे उसकी बातों को नासमझी से देखने लगी। अब वो खड़ी खड़ी सोचों में रह जाओगी या फिर तैयार होने में मेरी मदद भी करोगी? हिजन के बोलने पर बहारे मुस्कुराती उसके साथ रूम में दाखिल हो गई।
अनूरुल दुरानी अपने कमरे में पार्टी के लिए तैयार हो रही थी जब उसे खान साहिब की कॉल आई। वो अपने लंबे सिल्की बालों के नीचे कर्ल्स डालते काल पिक करने लगी। बोलिए खान साहिब। उसकी सपाट आवाज पर दूसरी जानिब खान साहिब पूरी तवज्जो से मुतवज्जो हुए थे। नूरा मैम, उस लड़की का नाम यास्मीन अली है जो एक जर्नलिस्ट है। अनूरुल दुरानी के मुंह से बस एक ठंडा सा निकला। चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। मैम, उस लड़की के कत्ल के बारे में ये जानकारी मिली है कि अरसान सर और इसके बीच। अभी वो जुमला पूरा करती कि अनूरुल दुरानी के कमरे का दरवाज़ा खुला। अनूरुल दुरानी ने खान साहिब को बाद में बात करने का कहकर फ़ोन रख दिया और आने वाले की जानिब देखा था। आज जाओ जानू। वहीं क्यों रुक गई? वो दुलारा की जानिब हाथ उठाते बोली थी। दलारा जो अनूरुल दुरानी को देख रही थी उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। वाइट कलर का लॉन्ग फिश कट गाउन जिस पर जगह जगह मोतियों का नफीस काम था और नीचे घेरेदार नेट। अनूरुल दौरानी का कद अच्छा खासा लंबा था और उस ड्रेस में उसका हसीन सरापा किसी हूर से कम नहीं लग रहा था। शाइनी ब्राउन बाल, ब्लड रेड लिपस्टिक और होठों के नीचे वो कातिल तिल, डायमंड झुमकों और ब्रेसलेट ने उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। दुलारा ने एक सर्द आह भरी। क्या हुआ दिल, तुम वहीं क्यों रुक गई? अनुरल ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। देख रही हूँ कि आप सच में इंसान हो या नहीं, वो इसके पास आती बोली और अनुरल दुरानी ने इसके सर पर चपत लगाई। अल्लाह ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे घर में ऐसी हुस्न की बम होगी तो मैं मिन्नत करके लड़का बन जाती और सबसे लड़ झगड़ कर अनुरल दुरानी को अपना बना लेती। हाय ये दुख। दुलारा ने दिल पर हाथ रखकर ड्रामा किया। अस्तगफिरुल्लाह। अगर तुम लड़का बन जाती तो सोचो तुम्हारे उस मासूम शोहर का क्या होता जिसे ये क्यूट सी बम मिली। अनुरल ने इसके गाल खींचे थे। दलारा खिलखिलाती हुई बेड पर बैठ गई। उ- उसी का सोचकर तो मुझे तरस आता है। पता नहीं कौन होगा वो बेचारा बिल्ली का बकरा जिसे मेरी गुंडी तबीयत झेलनी पड़ेगी। फिर वो मासूम शक्ल बनाकर बोली, अच्छा मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, मुझे आज आपकी वार्डरोब से कुछ चाहिए। ड्रेस, ज्वेलरी, सब कुछ। अनुरल दुरानी जानती थी कि दलारा के पास ढेरों कपड़े होने के बावजूद भी इसे अनुरल दुरानी का फैशन ही पसंद आता था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सारा पुप्पो के साथ ट्रेनिंग करोगी। अनुरल ने वार्डरोब खोलते हुए पूछा। वो तो कल की बात थी और मैं बातें जल्दी ही भूल जाती हूँ। दलारा ने पतीसी निकाली। और हम सब फैमिली मेंबर वाइट ही पहनेंगे ना तो ट्रेनिंग ही हो जाएगी। बस मुझे आप रेडी करोगी प्लीज। अनुरल दुरानी ने मुस्कुराते एक वाइट मॉडर्न आउटफिट निकाला जो इसने पहले दुलारा के लिए बनवाया था। मुझे पता था तुम आखिरी वक्त में फैसला बदल लोगी, इसलिए तुम्हारे लिए पहले ही बनवा लिया था। आज मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी। जब अनुरल दुरानी उसका मेकअप कर रही थी, दुलारा फिर से बोली, आज तो रईस जीजू आपको देखकर होश खो बैठेंगे। वैसे बहुत लकी हैं वो। अनुरल दुरानी का मूड फौरन से खराब हुआ। सुनो दिल, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ उन्हें जीजू बुलाने की जरूरत नहीं है। भाई हैं वो तुम्हारे और मेरे भी। तुम्हारे होने वाले असली जीजू से मैं तुम्हें जल्द ही मिलवाऊंगी। दलारा की आंखें फट गई। क्या? मेरे होने वाले जीजू कोई और है? कौन? जल्दी मिलवाऊंगी बेबी। अब चुप करो और मेकअप करवाने दो। अब चुप करो और मेकअप करने दो। अनुरुद्ध रानी ने इसे खामोश करवाया और अपने काम में मगन हो गई। दुरानी मेंशन में फंक्शन शुरू हो चुका था। आज मेंशन को व्हाइट और ब्लू रंग के पर्दों, फूलों और लाइट से जन्नत की तरह सजाया गया था। पूरे दुरानी खानदान ने आज व्हाइट स्टाइलिश लिबास पहने थे। शाजिम दुरानी वाइट सूट में और हानिया दुरानी वाइट सिल्क साड़ी में स्टेज पर खड़े थे। उनके साथ आरेश, अरजल दुरानी, अनुरल दुरानी, दयान, दलारा, रानिया कासिम, हशमत और अमीना दुरानी एक लाइन में खड़े पोज दे रहे थे। पीछे बोर्ड पर बड़े बड़े हरूफ में दी दुरानीन लिखा हुआ था। दलारा ने अपना फ़ोन निकाला और सबको अजीबोगरीब पोज देने पर मजबूर करने लगी। दूर खड़ी हेजन ये मंजर रश्क भरी निगाहों से देख रही थी। ये फैमिली कितनी मुकम्मल और क्यूट थी। सब एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और कितना खुश थे एक दूसरे के साथ। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे उसने जल्दी से साफ कर लिया। अगले ही पल उसकी हंसी निकल आई। स्टेज पर दलारा अब अर्जुल दुरानी को क्यूट पोज बनाने के लिए झंझोड़ रही थी। अर्जुल दुरानी का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कह रहा हो, मैं कहाँ फंस गया, मगर सबके इसरार पर उस शेर जैसे इंसान को जबरदस्ती मुखी बनना पड़ा। हेजन को इस वक्त वो बेहद क्यूट लगा था। उसने वहीं खड़े खड़े पूरी फैमिली की नज़र उतारी। कुछ देर के बाद सारा और वहाज भी वहां आए और शाजिम हानिया को कंग्रेचुलेट किया। फिर नाइना और जारा काजमी की एंट्री हुई, जो बेहद स्टाइलिश और बोल्ड ड्रेसेस में सब पर बिजलियां गिरा रही थी।
आरेश के म्यूजिक डायरेक्टर सफ़ीर साहिब अपनी आरेश के म्यूजिक डायरेक्टर सफ़ीर साहिब भी अपने क्रू के साथ पहुंच चुके थे क्योंकि आरेश ने पेरेंट के लिए एक कॉन्सर्ट रखा था। आरेश उनकी जानिब लपका था। अस्सलाम वालेकुम डायरेक्टर साहिब। उन्होंने इसे गले लगाया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज तो चांद दुरानी मेंशन में वाइट थ्री पीस सूट पहने घूम रहा है। सफ़ीर साहिब ने तारीफ की तो आरेश मुस्कुराया। वो जहाँ जाता था नज़रों का मरकज़ बन जाता था। सफ़ीर साहिब, आज की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मेरे मॉम डैड का दिल खुश हो जाना चाहिए, आरिश ने फरमाइश की। अरे शहजादे, तुम फिक्र मत करो। पता है ना कि आज मैं किसे लाने वाला हूँ? वही लड़की जिसे उस दिन हमने बड़ी ही मुश्किलों से उस गाने के लिए चुना था, वो आने वाली है। मैं तो इसी दिन तुमसे मिलवाता मगर तुम बगैर मिले चले गए। सफ़ीर साहब की बात सुनकर आरेश टिटका था। उसके दिल में वही पुरानी बेचैनी फिर से जाग उठी थी। शायद उस दिन मैंने उस लड़की को नहीं देखा था, इसीलिए दिमाग में ये तजस्सुस पैदा हुई। आज रूबरू मुलाकात हो जाएगी तो ये बेचैनी खत्म हो जाएगी, आरेश ने दिल में सोचा। ठीक है सर, अगर वो लड़की आए तो मुझसे ज़रूर मिलवाइएगा। मैं जितना भी बिजी क्यों ना हो, आप मुझे पर्सनली इससे मिलवाइए। इसकी आवाज़ वाकई ही कमाल की है। आपने इसे यहाँ बुलाकर बहुत अच्छा किया, आरेश ने कहा और उनसे एक्सक्यूज करके आगे बढ़ गया। हेज़न पूरी पार्टी में सबका तफसील से जायजा ले रही थी और उन्हें अंदर ही अंदर जज भी कर रही थी। वो शाजिम सर और हानिया बेगम के लिए एक प्यारा सा तोहफा लाई थी जिन्हें वो देने के लिए गई, लेकिन मक्की बीच में ही इसका तोहफा ले चुका था और पास पड़े गिफ्ट के ढेर में पटक चुका था। जब वो शाजिम और हानिया को कंग्रेचुलेट करने गई तब शाजिम सर से तो बहुत अच्छे से मिले, लेकिन हानिया ने इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। हानिया दूर खड़ी दो स्टाइलिश लड़कियों जारा और नाइना को इनके पास फोटो खिंचवाने के लिए बुला रही थी। हेजन को इस मुसलसल नजर अंदाजगी पर कफत महसूस हुई और वो बगैर कुछ बोले वहां से चली गई। वो यहाँ से जाना चाहती थी लेकिन जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वो पूरे डेकोरेशंस को देखती इधर उधर घूमने लगी। देखते ही देखते उसकी नज़र एक टेबल पर चुपचाप अकेले बैठे एक प्यारे से लड़के पर पड़ी, जो वाइट पैंट कोट में आंखों पर चश्मा लगाए गुमसुम सा बैठा था। उसे देखकर हेजन के चेहरे पर रौनक आई। वो इस पूरी पार्टी में इसके तन्हाई का साथी लगा था। वो जल्दी से उस टेबल तक पहुंची। हेलो प्रीटी बॉय, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? हेजन ने उस लड़के से मुखातिब हुई। हेजन उस लड़के हेजन उस लड़के से मुखातिब हुई और कुर्सी घसीट कर उसके साथ बैठ गई। निहाल, जो अपनी ही दुनिया में किसी लड़की की मीठी आवाज़ सुनकर चौंक गया था, सर उठाकर देखा तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की। सर ऊपर उठाया तो सामने एक बेहद खूबसूरत और प्यारी लड़की को देखा जो खुद उसके पास आई थी। निहाल की हेजल ग्रे आंखें हैरानगी की हैरानगी से मजीद गोया हुई। क्या हुआ, तुम अपना नाम नहीं बताओगे? निहान होश में आया और फिर तंजिया हंसा। उसे पता था अब ये लड़की इससे बात करने के बाद उसका मजाक उड़ाएगी। ननन ने हाल उस लड़के के अटक अटक कर बोलने पर वह समझ गई कि वो हकलाने का शिकार है। हेजन को कुछ ना बोलते देखकर नेहान ने फिर से पूछा, तो काका क्या हुआ? आप मुझसे आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्या हुआ, अब मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा? नेहान की बातें सुनकर वो मुस्कुराई। भला मुझे आप क्यों अच्छे नहीं लगेंगे? आप तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हैं। वो इसके गाल खींचते बोली थी जिस पर वो चौंक गया। काका काका, क्या मैं आपको प्रीटी लग रहा हूँ? देखो नेहान, खूबसूरत होना या ना होना ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारी नज़र से होता है। हमें खुद पर एतमाद होना चाहिए। वही एतमाद हमें खूबसूरत बनाता है। इंसान को खुद से मोहब्बत होनी चाहिए। दुनिया वाले भले ही जो भी बोले, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। किसी के कहने से हम खूबसूरत नहीं हो जाते और किसी के कहने ना कहने पर हम बदसूरत भी नहीं हो जाते। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए क्योंकि वहाँ अल्लाह रहता है। हेजन बोल रही थी और वो इसे गौर से सुनते हुए बोला, लेकिन मम्मा मुझसे कोई बात नहीं करता। लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता। अगर कोई तुमसे बात ना करे तो तुम खुद उनसे जाकर बात करो, जैसे मैं तुमसे आकर बात कर रही हूँ। मानती हूँ सब अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरा यकीन मानो, अगर तुम अपने इस पोल से निकलकर अपने इर्द गिर्द सच्चे दिल से देखोगे तो कोई इंसान तुम्हें ज़रूर मिलेगा जो तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। हर कोई हमारा मजाक उड़ाने वाला नहीं होता। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो हमें अपने अंदर के दुश्मन से लड़ने में ताकत देते हैं, और मैं दुआ करती हूँ मेरे इस छोटे भाई को वो इंसान जल्दी मिल जाए। हेजल ने अपने पर्स से एक छोटा सा ब्रेसलेट निकाला और उसकी जानिब बढ़ाया। ये लो मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। मैं जिनसे भी मिलती हूँ उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देती हूँ ताकि मैं इन्हें हमेशा याद रहूँ, एक बेस्ट मेमोरी के तौर पर।
थैंक यू। आपका नाम? हेजन। और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। क्या मैं आपको एंजल कह सकता हूँ? नेहा ने टेबल से एक वाइट फ्लावर उठाया और उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे वो ओ करती हुई थाम चुकी थी। एंजल आपी। नेहान मुस्कुरा उठा। दूर खड़ी दुलारा ने इसे मुस्कुराता देखकर चौंक गई। उसे तो नेहान का मुस्कुराना आठवां अजूबा लगा था। दुलारा को मुंह खोले एक सीमत देखकर अर्जल दुरानी उसके पास गया। क्या हुआ दिल? अभी वो अपना जुमला पूरा करता कि दुलारा ने इसका मुंह पकड़कर नेहान की जानिब दिया। अर्जुल दुरानी ने नेहान और हेजल को देखा तो वो भी दंग रह गया। मिस हेजल। वो मुंह में बुड़बुड़ाया और उसके पास जाने लगा। सारा ने नेहान को बुलाया तो वो हेजन से एक्सक्यूज करता चला गया। हेजन अभी चेयर से उठ ही रही थी कि अचानक से अर्जुल दुरानी के वहां आने पर अपना बैलेंस खो बैठी। गिरने ही वाली थी कि जल्दी से अर्जुल दुरानी के कोट को अपनी मुट्ठियों में दबा लिया। अर्जुल दुरानी जो आज इसका ये रूप और तैयारी देखकर दंग रह गया था, उसे गिरते देखकर इसके हाथ को थाम चुका था। दूर हानिया के पास खड़ी ये मंजर देखती ज़ारा आग बगोला हुई थी। आंटी ये कौन है? इसने हानिया को मुखातिब किया। हानिया की नज़र जब उसकी तरफ गई तो वो मंजर देखकर खुद भी चौंक गई। हेजन गोल्डन कलर के कामदार सूट में बालों का एक स्टाइलिश जोड़े में बांधे, जिनमें छोटे छोटे गोल्डन फूल थे। एक कंधे पर गोल्डन नेट दुपट्टा सेट किया और गोल्डन झुमकों और बैंगल्स के साथ वो सुनहरी गुड़िया लग रही थी। वो इसके शहजादे के कोट को पकड़े खड़ी थी। ये लड़की हमारी कंपनी की साइकोलॉजिस्ट है। नई आई है, इसका कोई अपना नहीं है और ये बहुत चालाक और मक्कार लड़की लगती है मुझे, हानिया ने नफरत से कहा। वहाँ अर्जुल दौरानी और हेजन की नज़रें हनूज एक दूसरे पर थी। हेजन ने खुद को संभाला और इसके कोट से हाथ हटा लिया। सॉरी सर, वो मैं जल्दी में मैंने देखा नहीं। हेजन सुर्ख पड़ती बोली थी। पता नहीं क्यों आज वो इससे नज़र नहीं मिला पा रही थी। आप यहाँ फंक्शन एंजॉय करने आई हैं या मेरे छोटे भाई को साइकोलॉजी क्लासेस देने आई हैं? अर्जुल दौरानी ने इससे पूछा। जी मुझे नहीं पता था वो आपका भाई है, वो नज़रें झुकाई बोली। हाँ वो मेरा कज़न है, मेरी फूफो का बेटा। अर्जुल दौरानी ने संजीदगी से कहा। फिर वो जाने के लिए रुका और उसकी जानिब देखते बोला, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, घर जाकर नज़र उतार लेना। वो कहकर जा चुका था और हेजन सर से पांव तक गुलाबी पड़ी थी। उसका दिल एक बीट मिस कर गया था। उसने सोचा था कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मन में आता है बोल देता है। जब से इसने ऑफिस ज्वाइन किया था सबसे ज़्यादा उसकी डांट का शिकार हेजन बनी थी और आज इसके मुंह से तारीफ सुनकर वो हैरान हुई थी। एक बार तारीफ करते वक्त उसके एक्सप्रेशन देख लेती। इसके दिल ने कहा, आसमानों पर मत उड़ो वरना वो ज़मीन पर पटकने में देर नहीं करेगा। उसके दिमाग ने इसे वार्न किया। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक से कोई पीछे से आया और उसकी आंखों को बंद कर दिया। मकाबिल के नाजुक हाथों को अपनी उंगलियों पर महसूस करते हेजन मुस्कुरा उठी।